हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ में ये लेक्चर 2 है और इसका हमारा टॉपिक रहेगा आरबीआई की इनिशिएटिव्स, जिसमें हम डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, फाइंडेक्स, एचपीआई, ओम्बुड्समैन स्कीम, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, एनजीएफएस और भी जैसे पेमेंट एग्रीगेटर और अकाउंट एग्रीगेटर, इन सब के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जो लेक्चर 1 पढ़ा था वो आरबीआई से संबंधित ही था और उसमें हमने बेसिक जानकारी आरबीआई से संबंधित ली थी। काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर वो रहा और आप उसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और आपको बता दें, केवल 2 लेक्चर्स हम यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं इस सीरीज़ के, बाकी के लेक्चर आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर देख पाएंगे। तो इसके लिए आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है विजेता बैच। तो कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको इसमें हम प्रोवाइड कराएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर अगस्त लास्ट तक ये बैच कंप्लीट हो जाएगा और 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इस बैच की। कोर्स फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओनली 399। तो इसलिए कोर्स फीस इतनी कम रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स इसमें एनरोल हो सके और उनके लिए जो प्राइस है वो कोई मैटर ना करे इतना। तो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ीस रहने वाली है 399। तो पूरा कोर्स मेरे द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा और केवल बैंक ही नहीं, अगर आप एसएससी और बाकी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पूछा जाता है, उसके लिए भी ये कोर्स महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स मैं आपको इसमें कवर कराऊंगा जो बेसिक्स हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, जैसे जीडीपी से संबंधित हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। ये सभी मैं आपको इस सीरीज़ में कंप्लीट कराऊंगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस तो आपको मिल ही रहा है, प्लस आपको इंडियन इकोनॉमी के भी कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स मिल रहे हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर ये लिंक मिल जाएगा। तो केवल स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और अगर आप पीडीएफ का सैम्पल भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा पर मिल जाएगा। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 का फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी के लेक्चर अब यूट्यूब पर अपलोड नहीं होंगे, ये हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अपलोड होंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। और इससे पहले आपको बता दूं, कोई भी अगर आपका डाउट है, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल करके भी कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं आरबीआई की इनिशिएटिव से। सबसे पहला है हमारे पास डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स आरबीआई। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स इसको कंस्ट्रक्ट किया है ये जानने के लिए हमारे देश में जो डिजिटाइजेशन है पेमेंट्स का, वो किस हद तक पहुंचा है, ठीक है, किस एक्सटेंट तक पहुंचा है। जो आप देखते हैं ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं यूपीआई से, तो वो किस एक्सटेंट तक पहुंचा है, कितने लोग उसमें एनरोल हो रहे हैं, कितने प्रतिशत हो रहे हैं, उस सब के बारे में जानने के लिए डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स आरबीआई ने लॉन्च किया। तो 5 इसके ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण इंडेक्स है ये। 5 पैरामीटर्स कौन से हैं? पेमेंट इनेबलर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा वेटेज किस पैरामीटर का है, तो ये है 45% पेमेंट परफॉर्मेंस। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि इसका बेस पीरियड क्या लिया गया है, तो मार्च 2018 इसका बेस पीरियड लिया गया है। मार्च 2018 के लिए जो डीपीआई स्कोर रखा गया है वो 100 रखा गया है। अब इसी के सापेक्ष बाकी के डीपीआई स्कोर देखे जाते हैं। आपको बता दें, ये जो इंडेक्स है ये आरबीआई की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाता है सेमी एनुअल बेसिस पर, यानी कि हर 6 महीने के गैप में। मार्च 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें 4 मंथ्स का लैग रहता है। ये आप कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे मार्च 2021 का हमें डीपीआई इंडेक्स जानना है, तो ये आरबीआई कब इसको लॉन्च करेगा? जुलाई के एंड में, ठीक है, एंड ऑफ जुलाई। तो 4 महीने का लैग हो गया, मार्च से लेके जुलाई तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा कि ये सेमी एनुअल बेसिस पर, तो मार्च से लेकर अगर आप +6 मंथ ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? सितंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट सितंबर में होगा, उसके बाद फिर से सितंबर में कब होगा? मार्च में होगा, ठीक है। और सितंबर का जो डीपीआई होगा वो आरबीआई कब रिलीज़ करेगा? 4 महीने लैग के साथ, यानी कि जनवरी में, नेक्स्ट ईयर जनवरी में। यदि हमें सितंबर 2023 का डीपीआई जानना है तो आरबीआई इसको कब रिलीज़ करेगा? जनवरी एंड,
2024 में 4 मंथ्स लैग के साथ। ठीक है, ये आप समझ गए। नेक्स्ट इंडेक्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आरबीआई का, और इसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाई इंडेक्स आप कह सकते हैं या फिर एफआई इंडेक्स कह सकते हैं। ये भी इसी तरह का इंडेक्स है। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन देखा जा रहा है कि भारत में किस हद तक जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचा है। 0 से 100 की इसकी रेंज होती है। 0 का मतलब होता है कि कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, यानी कि नहीं हुआ है, बिल्कुल भी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ है। ठीक है, और 100 क्या बताता है? फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जितना हम 100 की ओर इंक्लाइन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ये फाई इंडेक्स मजबूत रहेगा। ये हर साल जुलाई के महीने में पब्लिश किया जाता है। 3 पैरामीटर्स हैं, एक्सेस, यूजेस, क्वालिटी। सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है? यूजेस। ये चार्ट आप देख सकते हैं इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। 97 इंडिकेटर्स पर ये बेस्ड है, जिसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विस और पेंशनर्स, इन सभी को कवर किया गया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बन सकता है इसका बेस ईयर क्या है? तो बिना किसी बेस ईयर के इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यहाँ पर कोई बेस ईयर नहीं है, जबकि इससे पहले वाला हमने जो देखा था इंडेक्स, डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, इसमें मार्च 2018 एक बेस इंडेक्स है। अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट है ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स। तो ये भी आप देखते हैं करंट अफेयर्स में हम इसको कवर करते रहते हैं अपनी वीडियो सीरीज़ में। जब आरबीआई इसको लॉन्च करता है तो इसका बेस क्या है? 2011 और बेस वैल्यू क्या है? 100। तो इसमें आरबीआई क्या करता है, जो भी मेजर सिटीज़ हैं, 10 मेजर सिटीज़, यहाँ पर जो हाउसिंग प्राइसेस हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं उनके बारे में डेटा बताता है 10 मेजर सिटीज़ में। ये 10 मेजर सिटीज़ है। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि कितनी मेजर सिटीज़ के से जो है डेटा ये कलेक्ट किया जाता है आरबीआई के ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स में। तो 10 सिटीज़, इनके नाम भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण स्कीम के तहत। यह है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021। आपको जानना चाहिए इस स्कीम को आरबीआई द्वारा नवंबर 12, 2021 को लॉन्च किया गया था। अच्छा, एक महत्वपूर्ण फैक्ट, ये जो ओम्बुड्समैन शब्द है कहाँ से आया? ये एक स्वीडिश वर्ड है, और स्वीडिश वर्ड कौन सा है? ओम्बुड्समैन। इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब ये स्वीडिश वर्ड है, इस तरह के बैंक में तो मुझे लगता है मुश्किल पूछेंगे, पर एसएससी, रेलवे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि पीसीएस एग्जामिनेशन, यहाँ पर पूछ लेते हैं कि ओम्बुड्समैन किस शब्द से बना है। तो स्वीडिश वर्ड है ये। अच्छा, अब आप ये देखिएगा, इस स्कीम से पहले जो रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021, इससे पहले अलग अलग स्कीम चलती थी ओम्बुड्समैन की, तो उन सबको इंटीग्रेट किया गया इस स्कीम के माध्यम से, 2021 स्कीम के माध्यम से। अब देखिए इसमें कौन कौन सी स्कीम को इंटीग्रेट किया गया। बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसी 2018, और ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। अब आरबीआई ने ओम्बुड्समैन स्कीम लॉन्च की है किसके तहत, किन सेक्शंस के तहत, किस एक्ट के तहत आरबीआई को यह अधिकार है लॉन्च करने का? तो सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेक्शन 45 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 एंड सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। आपको बता दें कोस्ट फ्री यहाँ पर कस्टमर को जो भी कंप्लेन है उसको रिड्रेस किया जाता है यदि जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जैसे बैंक्स हो गए या फिर एनबीएफसीज हो गए, अगर वो अपनी सर्विस में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी दिखाते हैं। अगर उनका मैटर रिजॉल्व नहीं किया गया है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है अपना ओम्बुड्समैन को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इफ़ नॉट रिजॉल्व टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर नॉट रिप्लाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज़। आगे इसी स्कीम को कंटिन्यू रखते हैं। इसमें सभी कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, मोस्ट प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ये सभी कवर हैं। जो नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनका डिपॉजिट साइड 50 करोड़ रुपीज़ या इससे अबव का है वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज हैं इस जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है आरबीआई का, इसमें जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज हैं वो अपीलेट अथॉरिटी रहेंगी इस स्कीम के तहत। कोई भी एग्रीड पर्सन है जिसके साथ जिसे लगता है कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, वो इस अपीलेट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है। मान ली ओम्बुड्समैन ने कोई फाइनल ऑर्डर दिया पर वो पर्सन को नहीं भाया, तो वो कहाँ जा सकता है? अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है। अपीलेट अथॉरिटी डिप्टी गवर्नर आरबीआई के तहत आता है। आपको बता दें कोई भी ओम्बुड्समैन एक सीनियर ऑफिशियल होता है आरबीआई का ही, आरबीआई द्वारा अपॉइंट किया जाता है,
ताकि कस्टमर की जो भी ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस किया जा सके। टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर 14448, कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए हो इससे संबंधित किस तरह से कंप्लेंट फाइल करें वो बताया जाता है। आगे देखिए इसमें ही कि आरबीआई में अपॉइंट वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर एज ओम्बुड्समैन एंड डिप्टी ओम्बुड्समैन फॉर अ टेन्योर नॉट एक्सीडिंग 3 years एट अ टाइम। तो 3 साल के लिए अपॉइंट कर सकता है, उसके बाद फिर एक्सटेंड भी हो सकता है उनका टेन्योर, पर फिलहाल सबसे पहले 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगी ओम्बुड्समैन की या फिर डिप्टी ओम्बुड्समैन की। आपको बता दें फिलहाल भारत में जो ऑफिसेज़ हैं आरबीआई ओम्बुड्समैन के, ये 24 ऑफिसेज़ हैं। पहले 22 थे पर अब 2 और ऐड हो चुके हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है आरबीआई चंडीगढ़ में, तो यहाँ पर भी रिड्रेस की जाती हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स जो भी कस्टमर फेस करता है। कोई भी फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ती है किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी के अगेंस्ट। अगर आप कोई फाइल करना चाहते हैं कोई कंप्लेंट, कोई आपको फ़ीस नहीं देनी है। इवन ओम्बुड्समैन को यदि ऐसा लगता है कि जो कस्टमर है उसके साथ मेंटल एगोनी हुई है, यानी कि मानसिक जो है पीड़ा उसको पहुंची है, हैरेसमेंट हुई है, तो 1 लाख रुपए का तक का कॉम्पनसेशन ओम्बुड्समैन उसको प्रोवाइड करा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट इनिशिएटिव, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को 12 नवंबर 2021 से लॉन्च कर दिया गया और इसका मकसद है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसको कॉमन मैन भी बाय कर सके, ठीक है, उसकी रीच तक पहुंच सके, इसलिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च किया गया था। अंडर दिस स्कीम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर विल बी एबल टू ओपन अ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विद द आरबीआई ऑफ इंडिया। तो जो भी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो अपना रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ ओपन कर सकता है इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर। इन्वेस्टमेंट 2 तरह से बन सकती है, पहला है प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। आगे देखिए, जो पेमेंट फॉर ट्रांजैक्शन कैन बी डन कन्वीनियंटली यूजिंग सेविंग बैंक अकाउंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपकी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशिएटिव नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 23, 2021 को सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम इसको ज्वाइन किया। तो ये एक 114 सेंट्रल बैंक का नेटवर्क है, ठीक है, और इसका मकसद रहता है जो ग्रीन फाइनेंस है उसको एक्सेलरेट करना। ग्रीन फाइनेंस मतलब बैंक द्वारा ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए जो लोन दिया जाता है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए जो लोन दिया जाता है उसको ग्रीन फाइनेंस बोला जाता है। मान लीजिए कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, कोई विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए कंपनी को लोन चाहिए, उसको बोलेंगे हम ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराना। अब ये जो NGFS है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसको पेरिस में वन प्लैनेट समिट दिसंबर 2017 के दौरान अनाउंस किया गया था और इसको क्रिएट किया गया 2017 में ही। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? बैंक ऑफ फ्रांस में। आगे देखते हैं UPI 123 पे एंड DG साथी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 की इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हुए हैं। एक तो है UPI 123 पे, जिसके तहत आप UPI पेमेंट्स कर सकते हैं अपने फीचर फ़ोन के जरिए। दूसरा है DG साथी 24/7, ये एक हेल्पलाइन है, यदि डिजिटल पेमेंट से संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेरी हो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एट प्रेजेंट आप सभी जानते हैं कि UPI अवेलेबल है स्मार्टफोन्स में, पर इसको आप यदि स्मार्टफोन नहीं है तब NUUP, ये महत्वपूर्ण है, नेशनल यूनिफाइड USD प्लेटफॉर्म, इसके जरिए भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कोड आपको डालना होता है *99#, पर ये काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस है, इतना पॉपुलर नहीं है। UPI ये लोग यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन में। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ये आपने कई बार देखा होगा। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या है? देखिए कोई मान लीजिए स्टार्टअप है, ठीक है, उसने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, तो उस प्रोडक्ट को वो डायरेक्ट अगर मार्केट में उतार दे, ठीक है, तो कुछ मज़ा नहीं आएगा, क्या पता वो प्रोडक्ट सही बना भी है या नहीं है। तो उसको इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा देना कि जहाँ पर उसके उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो सके, सभी फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड कराना, ठीक है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड कराना, वो होता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। आप इसको पढ़ेंगे भी। A regulatory sandbox refers to live testing of a new products or services in a controlled regulatory environment for which regulators may or may not permit certain regulatory relaxation for the limited purpose of testing. The Reserve Bank of India introduced the first regulatory sandbox program in 2019, ठीक है, तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं।
ये थीम पर बेसिस है, ठीक है। थीम पर बेसिस ये रहता है, आरबीआई कुछ थीम देती है, उससे उसके हिसाब से ही फिर प्रोडक्ट बनता है, उसकी फिर आरबीआई के गाइडेंस में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो फर्स्ट फॉर कोहोर्ट इसको बोलते हैं। तो एक तो पहला रहा था रिटेल पेमेंट, फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, फिर एमएसएमई लैंडिंग, और चौथा रहा था प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। अब जो फिफ्थ है वो थीम न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है वो, आप कुछ भी उसमें अपना कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे रिटेल पेमेंट है, रिटेल पेमेंट से संबंधित आरबीआई कई सारी समस्याएं फेस करता है, तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट बनाओ, क्या सोल्यूशन हो सकता है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए कोई ऐप बना दी, पोर्टल बना दिया, उसको फिर चेक करा। एमएसएमई लैंडिंग के लिए बना दिया। फाइनेंशियल फ्रॉड्स किस तरह से रुक सकते हैं, उसके लिए कोई पोर्टल बना दिया, फिर ऐप बना दी। तो ये सब। नेक्स्ट है पेमेंट एग्रीगेटर। अब पेमेंट एग्रीगेटर संबंधी जो गाइडलाइंस हैं मार्च 2020 में आरबीआई द्वारा जारी की गई थी। अब जब ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर है, आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, मैं आपको समझाऊंगा। ये वो कंपनीज होती हैं जो ऑनलाइन पेमेंट को फैसिलिटेट करती हैं और एक इंटरमीडिएट्स की तरह कार्य करती हैं, बिचौली की तरह कार्य करती हैं कस्टमर और मर्चेंट के बीच में। तो ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होती हैं। और आपको बता दें, मैं इसको इस तरह से कहूँगा, मान लीजिए आप शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप शॉपिंग कर रहे हैं और आपने एक नया स्मार्टफोन लेना चाहा। जब आप चेकआउट करते हैं, जैसे ही आप चेकआउट पेज पर पहुँचे, तो आप चूज़ करते हैं कि पे वाया क्रेडिट कार्ड। आपने ये ऑप्शन चूज़ किया। जब आपने यहाँ पर कार्ड डिटेल्स डालते हैं, तो उस डिटेल को कौन हैंडल करता है? पेमेंट एग्रीगेटर। ये हैंडल करता है उस जो भी आपने डिटेल डाली है, ठीक है। उस डिटेल के ज़रिए, उस डिटेल को देखते हुए फिर ये आपकी पेमेंट को आगे प्रोसेस करता है, चेक करता है कि आपके अकाउंट में पैसा है भी कि नहीं है। तब वो फंड आपके अकाउंट से उस बैंक में ट्रांसफ़र करता है। ये पेमेंट माफ़ कीजिएगा, ये पेमेंट एग्रीगेटर, अच्छा हाँ, ये पेमेंट एग्रीगेटर नहीं होगा, नहीं ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर ना। अच्छा हाँ, सही तो बता रहा हूँ मैं कंफ्यूज हो गया। पेमेंट एग्रीगेटर और नीचे अकाउंट एग्रीगेटर है ना, मुझे लगा कि कहीं मैं अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में तो नहीं बताऊँ। ठीक है, ठीक है। तो पेमेंट एग्रीगेटर आप समझ रहे हैं। तो जो पेमेंट एग्रीगेटर है वो क्या करेगा? चेक करेगा आपकी बैंक डिटेल्स, ठीक है। जब आप उसमें क्रेडिट कार्ड डिटेल डालेंगे कि आपके पास सफिशेंट अमाउंट है कि नहीं है, जब कंफर्म हो जाएगा तो आपका जो पेमेंट है जो किया है वो बैंक में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो पेमेंट एग्रीगेटर है ये इंश्योर करता है कि जो ट्रांजैक्शन है आपका वो सिक्योर रहे, ठीक है। और जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आरबीआई द्वारा सेटअप की गई हैं उनको जो है मीट करे। हालांकि ये पेमेंट एग्रीगेटर कभी भी आपकी मनी को होल्ड नहीं करता है। आई होप आप पेमेंट एग्रीगेटर समझ चुके हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पेमेंट एग्रीगेटर की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो पेमेंट एग्रीगेटर आपने नाम सुना होगा, CAMS फिनसर्व। तो ये भी एक पेमेंट एग्रीगेटर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अ कंपनी अप्लाइंग फॉर एग्रीगेटेड ऑथोराइजेशन, कोई पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस चाहती है, उसकी मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ होनी चाहिए फर्स्ट ईयर ऑफ एप्लीकेशन, जिस साल उसने एप्लीकेशन दी है उस साल, और एटलीस्ट 25 करोड़ होनी चाहिए सेकेंड ईयर तक। अब आपको बता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी हुई है कुछ फर्म्स को कि वो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह कार्य कर सकते हैं। किसके तहत? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंट एग्रीगेटर। अब ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या है? पेमेंट एग्रीगेटर आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब देखिए, अकाउंट एग्रीगेटर भी इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है। ये आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी है, ठीक है। और आपका जो भी डेटा है आपके अकाउंट से संबंधित, ठीक है, तो उस डेटा को जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ शेयर करता है, ठीक है, लेकिन आपकी मर्जी के बिना शेयर नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। और जो अकाउंट एग्रीगेटर कंपनी है डेटा ब्लाइंड होती है, यानी कि इसके पास जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड है। इसको नहीं पता आपका जो डेटा है उसमें आपकी क्या क्या डिटेल्स हैं, बस इसके पास आपका डेटा है, पर इसको नहीं पता अंदर क्या है आपके डेटा में, ठीक है, इनक्रिप्टेड रहता है।
एक तो होता है डिक्रिप्ट, एक तो है एनक्रिप्ट, यानी कि वो बिल्कुल सिक्योर है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अकाउंट एग्रीगेटर डज नॉट एंड कैन नॉट स्टोर एनी यूजर्स डेटा, तो यहाँ से कुछ भी लीकेज वगैरह आपका नहीं हो सकता। अब मैं पसंद करता हूँ कि एग्जाम्पल के साथ आपको बताना। पहले ही जान लीजिए कि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क 2021 में लॉन्च किया गया था। अकाउंट एग्रीगेटर को आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया किसी बैंक में, कोई न्यू बैंक है उसमें आपने अप्लाई किया, पर उन्हें आपकी डिटेल चाहिए, आपकी हिस्ट्री चाहिए, और भी जो अकाउंट बैंक्स में आपके अकाउंट हैं, बैंक 1 बैंक 2 कहीं पर आपका अकाउंट है, ठीक है, तो वो आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या है, कितना पैसा है आपके पास, ये सभी चाहिए। अब वो हर एक बैंक से स्टेटमेंट के लिए नहीं कहेगा कि तुम भी स्टेटमेंट दो इस ग्राहक से संबंधित, या तुम खुद लेकर आओ वहाँ से। तो आप क्या करोगे, आप अकाउंट एग्रीगेटर को, जो कंपनी है उसको ऑथराइज़ कर दोगे, आप उसे कंसेंट दे दोगे कि भाई आपके पास जो भी मेरा डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, वो आप इस जो न्यू बैंक है उसके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि फास्ट काम हो सके और इन्हें पता चल सके कि मेरी जो हिस्ट्री है, फाइनेंशियल हिस्ट्री, वो एकदम क्लीन है, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और बैंक भी जल्दी डिसीजन ले पाएगा, आपकी जो फाइनेंशियल डेटा है उसके संबंधित आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। समझ गए आप, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो आपका प्रोसेस है वो काफ़ी क्विक हो जाता है और सिक्योर रहता है। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि अकाउंट एग्रीगेटर में, ठीक है, अच्छा ये तो आपका पेमेंट एग्रीगेटर के, मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूँ। जो ये पेमेंट एग्रीगेटर हमने देखे थे, ठीक है, हो सकता है आपका डाउट आ जाए। तो पेमेंट एग्रीगेटर में आप जानेंगे कि ग्रो को भी हाल ही में लाइसेंस दिया गया है, और एक वर्ड लाइन ई पेमेंट है, इसको भी लाइसेंस दिया गया है कि ये कर सकता है। अच्छा अमेज़ॉन पे हो गया, अमेज़ॉन पे, और आपका एम स्वाइप हो गया, इनको पेमेंट एग्रीगेटर मिला है। और कौन कौन से हैं, टाटा पे है आपका एक, ठीक है, टाटा पे, जोहो, ज़ोमैटो, इन सब को जो है पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल चुका है, ये बात आप याद रखिएगा। और जो मैं आपको बता रहा था CAMS फिनसर्व, वो है आपका अकाउंट एग्रीगेटर। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपको पेमेंट एग्रीगेटर में उसका एग्जांपल दिया, पर वो अकाउंट एग्रीगेटर है। आपका जो फाइनेंशियल डेटा है उसको वो शेयर कर रहा है, ठीक है, किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आपकी कंसेंट से, ठीक है, आपने कंसेंट दी हुई है। तो पेमेंट अकाउंट एग्रीगेटर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, CMS फिनसर्व, ठीक है। और ऊपर वाले के मैंने आपको बता ही दिए, ये तो आप कई सारे जानते हैं, ठीक है। लास्ट आता है हमारे पास लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब देखिए जो ये स्कीम है RBI द्वारा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जाननी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। देखिए जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, इसे LRS बोलते हैं। जो भी रेजिडेंशियल इंडिविजुअल्स हैं हमारे भारत के, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, यदि वो कुछ पैसा रिमिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं स्कीम के माध्यम से। पर उसकी लिमिट है, कितनी है, 2.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये स्कीम लॉन्च की गई थी फरवरी 4, 2004 को, और इसकी लिमिट तब $25,000 थी, पर अब बढ़ाकर 2.5 लाख $, कर दी गई है, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये कॉरपोरेट्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स, HUF, ट्रस्ट, इन सब के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इससे पहले क्या होता था ना, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत कई तरह के जो है रिस्ट्रिक्शन थी इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो उसी को ओवरकम करने के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम लॉन्च की गई थी। आपको बता दें जो भी प्रॉफिट्स गेन होता है ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट करने पर LRS के थ्रू, वो टैक्सेबल है इंडिया में। अब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि ये रेमिटेंस स्कीम आखिर क्या है, मैंने केवल पढ़कर आपको बता दिया, ठीक है। ये डिटेल महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको ये डेटा बताया इसको आप याद रखिएगा, कब लॉन्च हुई थी। अब समझिए, मान लीजिए मैं ही हूँ, अभिषेक हूँ, और मैं अपनी मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, और मेरा जो एनुअल एजुकेशन एक्सपेंस है, चाहे वो ट्यूशन या फिर लिविंग कॉस्ट है, वो लगभग मान के चलिए कि $40,000 आता है, ठीक है। अब इस LRS स्कीम के तहत जो मेरे पेरेंट्स हैं वो ये अमाउंट $40,000 की इंडिया से
मेरे पास यूएस में भेज सकते हैं, ठीक है। और भेजना तो ठीक है, पर विदाउट एनी एडिशनल अप्रूवल, किसी भी तरह की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स के पास पैन कार्ड होने चाहिए और टोटल अमाउंट 2,50,000 US$ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी एक फाइनेंशियल ईयर में। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लियर हो गई है पूरी बात, ठीक है। तो पैन कार्ड यहाँ पर मस्ट है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये परमानेंट अकाउंट नंबर इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अंडर LRS। पहले क्या होता था, अगर आपको करना है तो कई तरह की आपको रिस्ट्रिक्शन लगती थी, कई तरह के अप्रूवल्स आपको लेने पड़ते थे। तो इस स्कीम ने ये चीज़ अब आपकी ईजी कर दी है। आई होप आप लिबराइज रेमिटेंस स्कीम और अकाउंट एग्रीगेटर और पेमेंट एग्रीगेटर आप अच्छे से समझ गए होंगे एग्जाम्पल के साथ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और जो ऐप में इस को देख रहे हैं वो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, आपको ये कोर्स हमारा कैसा लग रहा है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो बैंक हो और SSC हो या फिर रेलवे हो या फिर स्टेट PCS हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज़ ही प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर्स सेक्शन में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर क्विज़ और करंट अफेयर संबंधित न्यूज़ डालते रहते हैं, और कोई जॉब नोटिफिकेशन आता है वो भी आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित, RBI मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।